हाँ, स्क्रीन स्टार्ट हुआ दिखना? जी सर। यस सर। आज का टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में और साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सरकार क्या स्टेप ले रही है। साथ ही इन प्रवासी श्रमिकों के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजन को देखेंगे, डायरेक्शंस को देखेंगे कि उसके कंप्लायंसेस के लिए सरकार क्या कर रही है, उन डायरेक्शंस के सरकार कौन कौन से स्कीम चला रही है प्रवासी श्रमिकों के व्यू से, और हो सकता है वो अदर वर्कर्स को भी हेल्प करता हूँ। साथ में क्यों आवश्यक है आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम, आज के समय में भी इसकी क्या प्रासंगिकता है, तो ये सारी चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, तो कोई बताए माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी श्रमिक का क्या मतलब आप लोग समझते हैं? सर वैसे श्रमिक जो अपने कार्य के लिए किसी अन्य स्थान पर अपने क्षेत्र को, विशेष क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थान पर वो जाकर वहाँ कुछ अवधि तक काम करें अपनी जीविकोपार्जन के लिए, वो माइग्रेंट प्रवासी श्रमिक कहलाते हैं। हाँ ठीक है, तो प्रवासी श्रमिक में वापस आने की टेंडेंसी होती है या गए तो फिर वहीं बस गए, इस तरह का कुछ इसके बारे में क्या? आते हैं सब प्रवासी श्रमिकों की संभावना तो रहती है, लेकिन वो विशेष परिस्थिति में सर। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो हमारा इकोनॉमी में काफी इम्पैक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ठप हुई है। और हुआ क्या है कि इसके बाद जो है कई सारे उद्योग धंधे भी बंद हुए हैं। सरकार बहुत सारा पैकेज दे रही है, इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए कई तरीके का प्रभाव कार्य कर रही है। और जब उद्योग धंधे बंद होते हैं, कल कारखाना बंद हो या छोटा कुटीर उद्योग बंद हो, एक उद्योग से 8 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी जुड़ा हुआ हो, वो भी बंद हो, तो उस 20 आदमी का तो रोजी रोटी, जो श्रमिक वर्ग है उस पर जो है सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है। जो बंद करने वाला नियोजक है, हो सकता है वो फिर कुछ दूसरा शुरू कर ले, कुछ दिन वो ना भी काम करे तो काम चले। लेकिन हमारे जो श्रम से जुड़े हुए श्रमिक वर्ग हैं, कामगार हैं, उनके लिए सबसे वो कठिन घड़ी हो जाती है। और ये कोविड-19 का जो पिछला वेव था और ये जो सेकंड वेव आया, दोनों में कहीं न कहीं श्रमिक वर्ग जो है सो अच्छे खासे रूप से प्रभावित हुए हैं। और अपने यहाँ दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो वर्क पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन जो कि कार्य कर रहा है, तो वर्किंग पॉपुलेशन में जो है करीब 90% तक हम लोग मानते हैं कि असंगठित क्षेत्र के हमारे कामगार हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा संख्या हो जाता है जिनको की सुरक्षा नहीं है, उनकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, बहुत के पास जॉब नहीं है। कई स्टेट हैं जो जॉब प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं सही से, या फिर लोगों को जितनी जनसंख्या है उतना रिसोर्सेज नहीं है, तो वो फिर माइग्रेट भी करते हैं। कई बार माइग्रेशन अलग-अलग तरीके का होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। गाँव से शहर आते हैं, गाँव से दूसरे राज्य जाते हैं, इस तरह से। तो ये असंगठित श्रमिकों में माइग्रेशन बहुत कॉमन सा चीज़ है। और लॉकडाउन में आपने ऐसा कई सारा पिक्चर देखा, तस्वीर देखा, जहाँ की वो हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके परिवार के साथ भूखे पेट पैदल अपना जो है सो यात्रा कर रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं, चूँकि जहाँ वो काम करते थे, वहाँ काम उनका खत्म हो गया, समाप्त हो गया, या और भी कई तरह की स्थितियाँ। अभी फिर जो सेकंड वेव आया, इसमें भी इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं थोड़ी बहुत। उस तरह से व्यापक नहीं दिख रहा है, लेकिन है। और ये जो वर्कर्स होते हैं, इनका जो गाँव से महानगर की ओर पलायन होता है, इसका जो मेन कारण होता है, क्या होता है? वो तो है रोज़गार। मेन तो है रोज़गार, उसके बाद कुछ और भी चीज़ें वो जोड़ सकते हैं कि चलो स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी हो जाएगी या बच्चों को पढ़ा लेंगे, इस तरह की बातें। लेकिन ये बहुत बड़ा इन वर्कर कैटेगरीज़ में, जो इससे ऊपर है कैटेगरी में, यानी जो थोड़ी आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी है, उनमें तो ये बात रहती है कि हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेहतर मिलेगा शहर में, तो शहर की तरफ चलते हैं। लेकिन जो वर्कर क्लास है, उसका शहर की तरफ आने का मकसद एक ही होता है, अपनी रोज़ी-रोटी कमाना, थोड़ा-सा अर्निंग अच्छा हो जाए, क्योंकि वेज पेइंग कैपेसिटी शहर में ज़्यादा अच्छा होता है गाँव के रिस्पेक्ट में। लेकिन जैसे ही वैश्विक महामारी अपना पाँव पसारा, तो इन लोगों को जो है सो वापस गाँव की ओर लौटना पड़ा, जिसको हम लोग कहें रिवर्स माइग्रेशन। वापस जो है सो जो माइग्रेशन गाँव से विलेज से जो है सो शहर की ओर हुआ था, वो वापस शहर से विलेज की तरफ, गाँव की तरफ हुआ। तो ये रिवर्स माइग्रेशन हम लोग को देखने मिला। कई तरह के स्टेट्स इससे फेस किए। हमारा बिहार जो है सो सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है वर्कर सप्लायर के रूप में, तो बिहार भी फेस किया है। यूपी, राजस्थान, एमपी और झारखंड जैसे राज्य, जहाँ पर कि अभी भी गरीबी का जो है प्रतिशत ज़्यादा है अन्य राज्यों की तुलना में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह कम है। वहाँ लोग जो है सो दूसरे राज्यों पर आधारित हैं, तो औद्योगिकरण या रोजगार का अभाव होने के चलते वो पलायन करते हैं। और जब उनके पास समस्या आती है, तो फिर मुश्किल से वो वहाँ से निकल के वापस अपने राज्य आते हैं। उनके पास सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अभाव होता है, कई तरह के उनके जीवन में कठिनाइयाँ और समस्याएँ रहती हैं। तो ऐसे कामगारों की संख्या अपने स्टेट में भी ज़्यादा है, तो हमारे लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।
अब हम बात करते हैं कि प्रवासी श्रमिक होगा कौन? तो प्रवासी श्रमिक आप लोगों ने पहले बताया भी, बहुत क्लियर ही है। वह व्यक्ति होता है जो श्रमिक है, तो इसीलिए जनरली वो असंगठित क्षेत्र का या फिर संगठित का भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं प्रवासी श्रमिक की, वो असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति है जो अपने देश के भीतर या इसके बाहर भी काम करने के लिए पलायन करता है। तो कई बार अपने यहाँ सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज में जो है सो आपको प्रवासी श्रमिक जो है खाड़ी देशों में जाते हैं। खाड़ी देशों में इनका काफी अच्छा खासा डिमांड है। सिंगापुर वगैरह में कई सारे प्रवासी श्रमिक है। कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ प्रवासी श्रमिक इंडिया के बहुत ज्यादा है। तो ये जो प्रवासी श्रमिक है वो अपने देश के अंदर भी, दूसरे राज्य में या दूसरे देश में भी, जैसे बिहार के मामले की बात करें तो बिहार का 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि गोपालगंज है आपको, ठीक है, उसके बाद आपको सीवान है, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो है बहुत सारा माइग्रेशन होता है। उसके अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट्स में भी होता है, लेकिन ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है सो गल्फ कंट्रीज में जो है काफी ज्यादा यहाँ वर्कर्स जाते हैं। और ऐसा ना सोचिएगा कि गल्फ कंट्रीज जो है एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ कंट्री है तो धर्म विशेष के ही वर्कर जाते हैं। क्योंकि मैं सीवान में कई दिनों तक पोस्टेड था, 3 साल लगभग मेरी पोस्टिंग थी, और हम लोगों ने उस समय वहां पे इराक वाला इशू भी हुआ था, तो ISI ईरान वाला इशू था, ISI वाला, ISIS वाला जो था, उसका फुल फॉर्म में हाँ, सीरिया और ईरान का भी क्षेत्र प्रभावित किया था। इराक में मोसाद वगैरह का एरिया था, तो काफी सारे वर्कर वहां पे सीवान के फंसे थे, तो फिर उनको लाया गया था जैसे तैसे। तो अदर स्टेट्स के बहुत सारे वर्कर्स में दे आर बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन, तो ऐसा नहीं कि वो सर्टेन ग्रुप्स के ही होते हैं। तो प्रवासी श्रमिक है वो, मैं यहाँ इसलिए क्लियर किया कि लोगों के मन में ऐसा होता है कि गल्फ कंट्रीज में पर्टिकुलर रिलीजन के ही लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये प्रवासी श्रमिक जो है सो वहां पे रहने का इरादा नहीं रखते और अस्थायी रूप से वो जाते हैं, अस्थायी रूप से रखने का इरादा नहीं रखते। काम किया, कोशिश रहता है ज्यादा से ज्यादा वेज अर्न करें और वेज अर्न करके वापस हम अपने यहाँ आ जाए। सामान्य स्थान से दूर, आंतरिक या देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों में सीमा पार लगे आवाजाही को हम लोग प्रवासन या माइग्रेशन कहते हैं। ये माइग्रेशन कई तरह का होता है, लेकिन जो सबसे समस्या वाली माइग्रेशन, जैसे नॉर्मल माइग्रेशन, अगर आज हमारे पास खूब पैसा हो जाए और हमारे मन में विचार आ जाए कि नहीं हमको अमेरिका जाके रहना चाहिए, वहां बहुत अच्छा हेल्थ फैसिलिटी है, विचार आ जाए, जरूरी नहीं हो वहां, तो ऐसी स्थिति को जो माइग्रेशन कहेंगे। तो मेरे पास खूब पैसा है, अब हम चले गए अमेरिका, अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, बैंक से पैसा लूट के दूसरे देश में बस गए। अभी हाल में ही रिपोर्ट में आपने पढ़ा होगा, कौन से देश में अभी मेहुल चोकसी को पकड़ा गया है, बताएंगे कोई? डोमिनिका सर। हाँ, तो ये जो है सो आपको, ये भी एक प्रवासन है, भाग गए। तो ये खैर डिस्ट्रेस में नहीं हुआ, लेकिन यदि प्रवासन डिस्ट्रेस में हो, लोग कई बार कहते हैं कि प्रवासन जो है, माइग्रेशन जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो माइग्रेशन वो अच्छा नहीं माना जाता है जब आप विपरीत परिस्थितियों में माइग्रेशन करते हैं, उस समय आपकी जो स्थिति होती है बहुत खराब होती है, और आप जहां जाते हैं वहां भी लोग आपका जो है सो उत्पीड़न करेंगे, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनके साथ बार्गेनिंग कर सके। आपको कहेंगे कि भाई ये पर डे का हमारे यहाँ का वर्कर 500 लेता है, तुमको हम 200 रुपया देंगे। आप कहेंगे ठीक है भाई, जीवन जीने के लिए पैसा कुछ तो चाहिए। आप जहां से आए हैं वहां आपका बाढ़ में फसल पूरा खराब हो गया, घर टूट गया, तो आप चाहते हैं कुछ भी काम कर ले। तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन जो होता है वो जो है सो आपको बुरा माना जाता है, अदरवाइज माइग्रेशन हमेशा ही बुरा नहीं होता है। इस पर जो नवीनतम सरकारी आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कि 2001 में करीब 31.5 करोड़ प्रवासी थे, जो कि जनसंख्या का करीब 31% जो है सो कंस्टिट्यूट करते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में करीब 45.6 करोड़ प्रवासी जो है हो गए। 2001 की तुलना में ये 7% का इंक्रीमेंट, यहाँ 38% जनसंख्या का था, ठीक है। मध्य जनसंख्या करीब 18% से बढ़ी है, प्रवासियों का जो परसेंटेज बढ़ा वो 45% से बढ़ा था उस रीजन में, ठीक है, 2001 से 11 के बीच में। तो ये जो है सो प्रवासन का रेट बढ़ा है, और अब नया वाला जनसंख्या जब आएगा तो और बेहतर तरीके से, चूंकि अब तो 10 साल पूरे हो चुके हैं और कोविड वगैरह के चलते ये नया जनसंख्या का जो रिपोर्ट है वो हमारा बन नहीं पा रहा है। तो वर्ष 2011 में कुल प्रवासन का 99% हिस्सा आंतरिक प्रवासन था, यानी कि अपने ही कंट्री में दूसरे स्टेट्स में, या अपने ही एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए गांव से कोई पटना आ गया काम करने के लिए, तो उस तरह का, या फिर दूसरे राज्य में गया। और 1% जो था अप्रवासी था, दूसरी कंट्रीज में जो जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में या किसी और कंट्री में काम करने के लिए। तो मैक्सिमम परसेंटेज जो माइग्रेशन होता है वो अपने यहाँ बिटवीन स्टेट से ही ज्यादा दिखता है। आंतरिक प्रवासन का जो प्रकार होता है उसमें हम लोग कई तरह से बांटते हैं, जैसे गांव से गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में चला गया, ग्रामीण होगा, एक गांव से दूसरे शहर में गया, एक शहर से गांव में गया, जो कि कम देखने को मिलता है, और एक शहर से फिर दूसरे शहर में गया। तो ये 4 तरीके से हम लोग आंतरिक प्रवासन को बांट सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 21 करोड़ ग्रामीण प्रवासी थे,
जो आंतरिक प्रवासन का लगभग 54% कंस्टिट्यूट करते हैं। यानी 99% मैंने बताया कि टोटल 99% लोग जो है देश के अंदर ही इधर से उधर मूव कर रहे हैं, जितना भी मूव कर रहे हैं, और 1% जो है वो देश के बाहर जा रहे हैं। और इस 99% को यदि 100 मान लिया जाए तो इसमें से फिर 54% जो है वो किसी एक विलेज से दूसरे विलेज, मतलब उसी गांव में दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव, दूसरे एरिया में जाकर के काम कर रहे हैं, वो शहर नहीं जा रहे हैं। जनगणना में 5.3 करोड़ लोगों को ग्रामीण या शहरी मूल के क्षेत्रों से होने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। क्लियर नहीं हुआ कि इसको किस में रखा जाए, ग्रामीण शहरी या शहरी शहरी प्रवासन, मतलब गांव से शहर गया या किसी शहर से फिर दूसरे शहर गया। इसमें करीब 8 करोड़ प्रवासी थे, दोनों में लगभग 8 करोड़, और करीब 3 करोड़ प्रवासी ऐसे भी थे जो शहर से वापस गांव में चले गए। आंतरिक प्रवासन करीब 7%। तो हो सकता है मान लीजिए आज हम जॉब कर रहे हैं, पटना में हैं, और कल को हमको लगे कि नहीं, हमको जो है सो वापस गांव में बसना है, तो हो सकता है कि हम वापस चले जाएं या फिर किसी दूसरे गांव में जाके बसे। तो ये स्थितियां इस तरह की भी होती हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये आपको प्रवासन का जो है सो वर्गीकरण आंतरिक प्रवासन के मामले में करते हैं। दूसरा है अंतरराज्यीय प्रवासन या आंतरिक राज्यीय प्रवासन, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में या विद इन स्टेट्स के बीच में, इस तरह से भी करते हैं। तो 2011 में अंतरराज्यीय प्रवासन कुल आंतरिक प्रवासन का करीब 88% था, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, इंटरस्टेट माइग्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं। बिहार से वर्कर जो है चला गया आपको झारखंड में या हरियाणा में काम करने, तो ये आपको करीब 88% कंस्टिट्यूट किया। करीब 39.6 करोड़ व्यक्ति इसमें जो थे शामिल थे 45 करोड़ में से आप, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े थे प्रवासन से संबंधित। कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको आप देख लीजिए। अंतरराज्य प्रवासन के संदर्भ में राज्यों में भी भिन्नता थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 5.4 करोड़ अंतरराज्यीय प्रवासी थे। वर्ष 2011 तक उत्तर प्रदेश और बिहार अंतरराज्य प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत थे, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली प्रवासियों के सबसे बड़े अभिग्राही राज्य थे। यानी कि सबसे ज्यादा लोग कहां से जा रहे हैं, यूपी से भाग रहे हैं। कहां से, यूपी से और बिहार से। और जानते हैं यूपी बिहार वाले भैया के रूप में फेमस हो जाते हैं वो जहां जाते हैं। तो यूपी और बिहार से जो है सो सबसे ज्यादा जाते हैं, और ज्यादातर जाते हैं कहाँ, तो आप लोग देखिए अपने ही आसपास देखिए, बहुत लोग आपके गांव के अगल बगल के दिल्ली में रहते हैं, बहुत लोग आपके गांव के अगल बगल के मुंबई में रहते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र और दिल्ली ये सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन, पुणे उन्हें ये सब जो है, तो महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे बड़ा राज्य है, ज्यादा प्रवासियों को लेने वाले राज्य में आते हैं, और जाने वाले ज्यादातर बिहार यूपी इन सबसे मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 83 लाख और बिहार के लगभग 63 लाख निवासी या तो अस्थायी या अस्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए थे। संपूर्ण भारत के लगभग 60 लाख लोग 2011 तक महाराष्ट्र में चले गए थे। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको दिखाते हैं कि प्रवासन का क्या ट्रेंड था अपने स्टेट्स में, और ये सारा 2011 के सेंसस पर बेस्ड है। नया सेंसस आएगा तो और हम लोग इसको बढ़िया से जान पाएंगे। तो अभी तक हमारे पास चूंकि 2011 का ही सेंसस है, तो हम लोग यूज करेंगे इसी आंकड़े को। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार जनगणना के आंकड़े अस्थायी प्रवासी श्रमिक प्रवासन को भी कम आंकते हैं। इसमें एक लाइन दिया हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में कि जो जनगणना के आंकड़ों में दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा नहीं है। 2007-8 में एनएसएसओ ने भारत के प्रवासी श्रम का आकार लगभग 7 करोड़ जो है अनुमानित किया था। कार्यबल का 29%, जितने वर्किंग फोर्स है उसमें 29% जो है माइग्रेशन होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, या माइग्रेंट जो भी हो दूसरे जगह से आए हुए। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ने 2001 से 11 के मध्य लगभग 6 करोड़ अंतरराज्य श्रम प्रवासियों का जो है सो अनुमान लगाया था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो है सो माइग्रेट किए हैं लगभग 6 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण ने यह भी अनुमान लगाया कि 2011 से 16 के मध्य प्रत्येक वर्ष औसतन 90 लाख लोगों ने काम के लिए जो है सो यात्रा किया है। वो यात्रा विद इन स्टेट्स भी हो सकता है, आउटसाइड स्टेट्स भी हो सकता है, लेकिन वो काम के लिए उन्होंने जो है सो औसतन प्रतिवर्ष जो है सो 90 लाख लोगों ने स्टेट के लिए वर्क के लिए ट्रांसपोर्टेशन किया है। तो ये इस तरह की कुछ आंकड़े जो है प्रवासियों की संख्या को दर्शाते हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि प्रवासियों का जो ये संख्या वो कोई भयावहता नहीं है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन ना हो, इसके लिए स्टेट्स को प्रेशर रहता है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है ये आप बहुत भली भांति जानते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि आर्टिकल 19 हमको पूरे राइट देता है, कहीं भी हम थ्रू आउट द इंडिया मूव कर सकते हैं, कहीं भी हम जो है सो निर्बाध रूप से आवागमन कर सकते हैं पूरे देश में, और कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी पार्ट में इंडिया के हम बच सकते हैं। और एक बात उसमें और भी जोड़ सकते हैं कि कोई भी प्रोफेशन कहीं भी जाकर के हम अपना कैरी आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको जो है सो दिक्कत नहीं होती है किसी भी राज्य में जाकर के काम करने में या किसी भी राज्य में जाकर के रहने में। तो इसीलिए प्रवासन जो है सो आसान है अपने यहाँ। अब इस प्रवासियों की समस्या को देखते हुए कोविड-19 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन एक दिया था 28 मई
20 को काफी ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसको आप लोग याद भी रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय कहा था प्रवासी श्रमिकों को जो है सो आपको स्टेट और सेंटर दोनों को, केंद्र और राज्य दोनों को कहा था कि भाई आप जो है सो इसको राहत सुनिश्चित कीजिए। उस समय चूंकि माइग्रेंट वर्कर वापस भी आ रहे थे बहुत सारा, चूंकि लॉकडाउन पूरे कंट्री में एक साथ लगा था, तो उस समय के लिए उन्होंने कहा था कि ट्रेन या बस में उनसे कोई किराया वगैरह नहीं लिया जाए। जो भी फंसे हुए प्रवासी हैं जो कि किसी कारण से अपने डेस्टिनेशन स्टेट में नहीं पहुंच पाए अपने जो राज्य में है, तो जिस राज्य में फंसे हुए हैं या यूनियन टेरिटरी में फंसे हुए हैं वहां उनको मुफ्त भोजन वगैरह उपलब्ध किया जाए, और कहाँ उसको मुफ्त खाना मिल सकता है, कहाँ सुविधा मिल सकती है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए। राज्यों को परिवहन के लिए प्रवासियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और तीव्र करना चाहिए, ताकि माइग्रेंट वर्कर अगर रजिस्टर्ड हो जाए और एक पोर्टल पर आ जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा बहुत सारा चीज। प्रवासन अभिग्राही राज्य को अंतिम मील परिवहन, हेल्थ स्क्रीनिंग तथा अन्य सुविधाएं मुफ्त प्रदान करना चाहिए। जो राज्य जहाँ पे पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन स्टेट है जैसे दिल्ली है, बम्बई है, इस तरह से महाराष्ट्र है, इस तरह से स्टेट्स जो है वहाँ हेल्थ स्क्रीनिंग की फैसिलिटी रखें, भाई कोविड से इफेक्टेड है नहीं है। हेल्थ फैसिलिटीज के अलावा और भी जो राशन से संबंधित है और भी चीजें हैं वो उनको देने का प्रदान करें। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 का निर्णय दिया था। एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी मंडे को 24 मई 2021 को दिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट निर्णय हो सकता है, आपने अगर न्यूज रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो द हिंदू में ये आया था और भी इकोनॉमिक्स टाइम्स वगैरह में भी आया था कि ये जो दूसरी लहर की समस्या को देखते हुए, हालांकि इस बार माइग्रेशन में ये दिखने को नहीं मिल रहा है कि मजदूर परेशान होकर भागे जा रहे हैं, और चूंकि ट्रेन वगैरह भी खुला हुआ है, बहुत बंद नहीं है सब कुछ, लेकिन फिर भी प्रवासी श्रमिकों को समस्या हो रही है। कई जगह ऐसी रिपोर्टें आई हैं, तो सरकार ने जो है सो कहा कि भाई जितना भी असंगठित श्रमिक है आपका, दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी 24 तारीख को ये कहा है बात, किसी भी हालत में सेंटर इंश्योर करे और स्टेट भी, कि जितने भी वर्कर हैं उसके या वर्किंग क्लास के हैं जिसका कि सर्टेन डेफिनेशन होगा और जो उसमें कवर्ड होंगे, उनको जो है सो वो पहले तो पंजीकृत कर ले। सपोज कीजिए सारे लोगों का डाटाबेस मेंटेन हो जाए, आज आधार से सबका डाटाबेस मेंटेन हो गया है, तो हम 1 मिनट में चाहे तो सबके खाते में पैसा भेज सकते हैं आधार से मैपिंग करके, अगर आप अकाउंट में मैपिंग कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। तो न्यायालय ने कहा है कि भाई आप असंगठित श्रमिकों को रजिस्टर्ड कर लीजिए। रजिस्टर्ड कर लेंगे तो कई तरह की सुविधाएं जो है सरकारी योजनाओं में वो देने में आसानी हो जाएगी। मान लीजिए उनका आधार का मैपिंग है तो हमको ट्रैकिंग करने में भी आसान होगा। एक पोर्टल हम बना लिए, उस पोर्टल पे ट्रैकिंग का भी सिस्टम दे दिए, वो जहां जा रहा है अपने आप को अगर अपडेट कर ले तो हम जान पाएंगे कि वो किस स्टेट से किस स्टेट में काम करने जा रहा है, अभी कहाँ है, और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। अब यहाँ पे अगर वो किसी योजना से जुड़ा है दूसरे स्टेट में वो नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन यदि हम यूनिवर्सल स्कीम्स बना दे पूरे सारे स्टेट्स के लिए एक जैसा, और सारे कंट्री में कहीं भी वो लाभ ले सकता है अपने रजिस्ट्रेशन के आधार पर। और जो स्कोप भी है आपको सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का यही स्कोप है कि भाई हम उसको यूनिवर्सलाइज कर दें, तो इससे क्या होगा कि बहुत हद तक जो है इन वर्कर्स की सुविधा जो है बढ़ जाएगी। न्यायालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है जो लौटने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनका रिकॉर्ड रखे, और अपने यहाँ श्रम विभाग जो है फिर ये इसके आधार पर लेटर जारी कर चुका है कि हम रिकॉर्ड रखेंगे, और ब्लॉक स्तर पर रिकॉर्ड जो है वर्कर्स का जो भी वापस आ रहे हैं उनका नाम, पता, कहाँ से वापस आ रहे हैं, क्या स्किल है, और साथ ही उसको स्किलिंग करने की व्यवस्था जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर से वो भी हो रहा है पैरेलली, जिसमें उन्हें कौशल, पूर्व रोजगार आदि का विवरण जो है सो शामिल हो ताकि प्रशासन उन्हें आवश्यक मदद पहुंचा सके। तो ये काम भी हो रहा है। न्यायालय ने निर्देशित किया कि विभिन्न राज्यों में स्थित सभी संगठित श्रमिकों के लिए एक समान राष्ट्रीय डेटाबेस होना चाहिए। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया को राज्यों के सहयोग और समन्वय से पूरा करना चाहिए। तो अब इसमें जो है आपको मैंने पहले भी एक बार 2 बार डिस्कशन में बताया है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को रजिस्टर्ड करने के लिए नेशनल डाटाबेस जो है सो नेशनल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर डाटाबेस करके जो है सो तैयार किया जा रहा है, ताकि जो है सो इस पोर्टल से जो है सो सारे वर्कर्स को मैप किया जाए जो किसी भी स्टेट का हो, कहीं भी। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंच रहा है या नहीं देखने के लिए एक निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र भी होना चाहिए, और देश भर में असहाय प्रवासी कामगारों को आत्मनिर्भर भारत योजना या केंद्र या राज्य का जो भी अन्य योजना है उसके तहत उसको राशन वगैरह आपको उपलब्ध कराना चाहिए। तो एकदम ये लेटेस्ट आपका डिसीजन 24 मई 2021 का है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी श्रमिकों को और सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए उनको दिया है। तो अब जो है सरकार का स्टेप है कि भाई हम पहले असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण, असंगठित जब भी हम कह रहे हैं मतलब प्रवासी हो चाहे विद इन स्टेट हो, दोनों की बात हो रही है। तो इसमें कई बातें ऐसी है जो दोनों के लिए होती है, लेकिन प्रवासी शब्द इसलिए जुड़ता है क्योंकि उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, तो इसीलिए कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी शब्द पर फोकस किया है। लेकिन ये डाटाबेस जो बनेगा वो सबके लिए बनेगा। अगर कोई अपने ही स्टेट में या अपने ही घर पर कोई काम कर रहा है और असंगठित के श्रेणी में आ रहा है तो उसको भी इस डाटाबेस में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। अब प्रवासी श्रमिकों की अगर समस्याओं की बात करें तो कई तरह की समस्या है। एक तो
क्या है कि नियोजक जो भी होते हैं वो प्रवासी श्रमिकों के लिए जो कानून बने हुए हैं, इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट वगैरह है या और जो भी एक्ट प्रोविजन है, उसका सही से अनुपालन नहीं करते। क्योंकि प्रवासी श्रमिक जो बाहर से जाते हैं, अब वहाँ वो बहुत सारा संगठित भी नहीं होते हैं, कोई ट्रेड यूनियन वगैरह भी इतना उनका मजबूत नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में नियोजक जो है उनका प्रभुत्व बना रहता है, सही से अनुपालन नहीं करते तो कई तरह की सुविधाओं का उनको अभाव मिल जाता है। सामाजिक सुरक्षा या स्वास्थ्य लाभ का भी अभाव मिलता है, क्योंकि दूसरे स्टेट का वर्कर रहता है तो उस स्टेट में उसका वोट बैंक भी नहीं है, तो पॉलिटिकल रूप से भी वो कोई बेनिफिट नहीं देता है जब तक वो कोई उसका वो वोट बैंक न बने। तो ऐसी स्थिति में भी उसके स्वास्थ्य का, सामाजिक सुरक्षा का बहुत ध्यान नहीं रखा जाता। न्यूनतम सुरक्षा मानकों के कानून का खराब क्रियान्वयन किया जाता है, देखा नहीं जाता है कि भाई सेफ्टी सिक्योरिटी है या नहीं है, क्योंकि श्रम कानूनों का अनुपालन सही से नहीं हो रहा है। और दूसरे स्टेट के वर्कर को आप कई बार देखते होंगे कि महाराष्ट्र वगैरह में या दिल्ली वगैरह में इस तरह की बातें आती है निकल के, बिहारी वर्कर है या दूसरे स्टेट के वर्कर आके यहाँ के लोगों का अधिकार क्षेत्र, इस तरह की भावनाएं, तो ये सारी भावनाएं जो कहीं ना कहीं प्रवासी श्रमिकों के लिए समस्या क्रिएट करती है। राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में विशेष रूप से जो पीडीएस सिस्टम से हम लोग खाना अनाज वगैरह देते हैं, तो इन सब में जो है काफी उनकी जो है उनका इन्वेडिंग नहीं हो पाता है, उनकी सुवाहिता नहीं हो पाती। शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास और बुनियादी सुविधाओं का पहुंच का अभाव, वो ऐसे जगहों पर रहते हैं जहाँ की आप 1 घंटा भी रुकना नहीं पसंद करेंगे। आपको ऐसे स्लम्स या और इस तरह के एरियाज जो होते हैं प्रवासी श्रमिक जहाँ खास करके अपने आप को स्थापित करते हैं, कई सारे ऐसे फेमस स्लम आपने दिल्ली में, बंबई में इन सब में देखे होंगे। तो ये चीजें जो है प्रवासी श्रमिकों के साथ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अब सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, न केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए बल्कि सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए या समाज के वैसे वर्गों के लिए जो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, क्यों आवश्यक हो जाता है सामाजिक सुरक्षा? तो हम तो एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। अब कल्याणकारी राज्य है तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम अपने जो भी हमारे लोग हैं, हमारी जो जनता है, उसके कल्याण के लिए सोचें। और उसमें भी जो वल्नरेबल है, जो कि ज्यादा संवेदनशील है, जो ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है जिसको, चाहे वो किसी वर्ग विशेष का हो, चाहे वो किसी कार्य विशेष से जुड़ा हुआ हो, तो वैसे लोगों को सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि प्रस्तावना है, राज्य के नीति निर्देशक, डीपीएसपी है, इन सब में भी हम लोगों ने जो है कई सारे प्रोविजन बना रखे हैं भाई कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे सोशल सिक्योरिटी। हमारा प्रयास रहेगा, राज्य का ये प्रयास रहना चाहिए कि जो भी उसके नागरिक हैं। प्रस्तावना है भारतीय लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करने का जो है वादा करता है। और प्रस्तावना जो होता है वो संविधान का क्या है, उसको हम लोग पूंजी कहते हैं, संविधान का की है। जो प्रस्तावना में बातें लिखी हैं वो एक तरह से समझ लीजिए हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है जिसको हमें किसी भी हालत में पूरा करना है, और उसी को ध्यान में रख करके अपने सारे नियम कानून को देखना है। सतत विकास का जो हमारा एजेंडा 2030 है, इसमें भी कई सारे गोल हैं जो कि आपको सामाजिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें है पॉवर्टी को हटाने के लिए पॉवर्टी एलिमिनेशन है, जीरो हंगर करके है, बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट के है, जेंडर इक्वालिटी, कई तरह की चीजें हैं। तो इस तरह से हमारा जो टारगेट है एक सोशल, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में, या फिर एक ऐसे देश के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों से बंधा हुआ है, तो हमारा गोल यही है कि भाई हम अपने जो भी पीपल हैं, जो भी हमारी जनता है, जो भी हमारे लोग हैं, उनको सामाजिक रूप से भी सुरक्षित करें, सामाजिक सुरक्षा का उनको लाभ दें। अब आवश्यकता की बात अगर करें तो भारत के लिए, भारत एक बहुत विशाल असंगठित क्षेत्र को क्यों आवश्यक है? भई असंगठित मजदूर कैसे मजदूर हैं? वैसे मजदूर हैं जो अपनी सुरक्षा स्वयं कर नहीं सकते हैं, जो विपरीत परिस्थितियां मैंने आपको बताई है सामाजिक सुरक्षा में आती है, चाहे वो अपंगता हो जाए, चाहे वो उसका जो है मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रित की स्थिति खराब हो जाती है, चाहे वो उसके बुढ़ापा की स्थिति, बुढ़ापा के कारण जो है जब उसका जॉब चला जाता है या वो काम करने में असक्त होता है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट या जो भी स्थिति, बीमारी की स्थिति हो, इन सारी स्थितियों में उसकी सुरक्षा करना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो श्रम बल जो है वो डेली वेज वर्कर है, आज कमाएगा तो आज खाएगा, फिर कल के लिए कमाएगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार यदि उसका खर्चा बढ़ जाए किसी कारण से, स्वास्थ्य का दृष्टिकोण हो या कोई और, तो फिर उसके लिए दिक्कत होता है अपने जीवन को सर्वाइव करना। देश की अर्थव्यवस्था में 50% से ये अपना ज्यादा योगदान कर रहे हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हमारा जितना भी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, किन के बदौलत चलता है? वो इन्हीं वर्कर्स के बदौलत चल रहा है। अगर आप इनको जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को सही तरीके से देखें तो 50% से ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में है, और ये टोटल कार्यबल में 80% से भी अधिक है, 90% तक असंगठित क्षेत्र को हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा योगदान है, इतनी बड़ी संख्या है, तो इनको बचाना और इनको प्रोटेक्ट करना तो सबसे पहला हमारा काम है सामाजिक सुरक्षा से। इसमें ज्यादातर जो है ग्रामीण आबादी से बना हुआ, और वो लोग होते हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं। इसके अलावा इसमें भूमिहीन किसान, छोटे किसान, ये सब भी इसमें जो है असंगठित श्रमिकों में इंक्लूड होते हैं। शहरों में जो है खुदरा व्यापारी है, थोक व्यापारी है, उसके अलावा छोटे छोटे कुटीर उद्योग में, परिवहन, भंडार, निर्माण उद्योग सब में लगे हुए जो कामगार हैं,
छोटे-छोटे कामों में या फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं, तो वो सब इसमें जो आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फसल बुआई और कटाई के समय में इस तरह के जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं वो गाँव चले गए, फिर बाकी शहर जो है शहर में आकर के अपना आजीविका तलाशते रहे, काम करते रहे। जो माइग्रेशन का नेचर है अपने यहाँ के वर्कर्स में, भारतीय श्रमिकों की ये प्रवासी प्रवृत्ति जो है कॉमन नेचर में। तो ये सारी चीजें जो है इस असंगठित क्षेत्र के लोगों को इस सब स्थितियों में अब आने जाने में भी खर्चा होता है, आए तो जॉब ही नहीं मिला बहुत दिनों तक, तो अगर ऐसे में कम से कम खाने की व्यवस्था हो, हेल्थ की व्यवस्था हो, तो कम से कम वो आजीविका तलाशने में तो उसको सुविधा होगी। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हो जाती है अपने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। अपने यहाँ की अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो आज यदि पैसा वाला आदमी हो तो उसके लिए भी स्वास्थ्य सेवा को अवेल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो एक गरीब आदमी, एक ऐसा आदमी जो आज कमा रहा है और आज खा रहा है, तो उसके लिए जो है सो स्वास्थ्य सेवा अवेल करना तो मान लीजिए असंभव सा कृत्य है। अगर वो सरकारी व्यवस्थाएं बहुत हद तक हैं, अगर वो व्यवस्थाएं ना हो तो वो तो बिना स्वास्थ्य सेवा के, बिना सुविधाओं के ही इस दुनिया से बेचारा गुजर जाएगा। और जो सरकारी व्यवस्था भी हैं, अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो उनका होना या ना होना बहुत असर नहीं डालता है। महंगी स्वास्थ्य सेवाएं जो है आम आदमी के स्वास्थ्य पर खर्च में जो है काफी वृद्धि करता है। ये महंगी स्वास्थ्य सेवा आज देखते होंगे आप लोग के भी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी कारण से भगवान न करे किसी के घर के लोगों को भर्ती करना पड़ता है, तो 2 से 4 से 5 दिन रहते रहते वो फिर लाख 2 लाख रुपए का बिल बना देते हैं कोई भी बीमारी क्यों ना। वो एक गरीब आदमी के लिए संभव ही नहीं है कि वो अपना इलाज उस तरह से करा सकता है। यही कारण है कि कोविड-19 के दौर में जो है सो सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज को जो है काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया लोगों को, नहीं जो है वो हेल्थ के लेकर, और सरकार इसके लिए फिर प्रयास भी कर रही है। जैसे मास इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, कोविड केयर सेंटर का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें सरकार अपने स्तर से अपने खर्चे से कर रही है। उद्देश्य यही है कि उनको हम सुरक्षित करें और इस महंगी स्वास्थ्य, अगर कोई आज वर्कर क्लास का आदमी कोविड से अफेक्टेड हो जाए और उसको फिर अगर इस तरह की सुविधाएं नहीं मिले कोविड केयर सेंटर का या और भी जो सरकार द्वारा चलती है, तो फिर वो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाने के योग्य तो है नहीं, तो फिर वो सफर करेगा। तो ऐसी स्थिति में काफी आवश्यक हो जाता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं अपने, इसके अलावे हमारे यहाँ एसडीजी गोल में हम कई सारा गोल रखे हुए हैं स्वास्थ्य कवरेज में, के अलावे भी जो है सो कल्याण से रिलेटेड एसडीजी 1 है, गरीबी उन्मूलन एसडीजी 4 है, लैंगिक समानता से रिलेटेड एसडीजी 5 है, उत्कृष्ट कार्य से एसडीजी 8। एसडीजी पे मेरी एक सीरीज बनी हुई है, हालांकि उसमें 8 या 9 एसडीजी तक को मैंने अलग अलग वीडियोस में 8 से 10 मिनट में डिस्क्राइब किया है। आप लोग एसडीजी का मेरा प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से सारे फैक्ट और डाटा, कौन स्टेट टॉप किया, बिहार का क्या रैंक है, सब कुछ उसमें दिया है। नीति आयोग का रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट वही है, बुनियादी ढांचा है एसडीजी 9 का। तो इस तरह से जो कई सारी चीजें हैं जिससे हमारा उद्देश्य है कि भाई हम उसको और ज्यादा बेहतर करें। उसके अलावा हमारा गरीबी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता गरीबी में काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो खुद अपना सुरक्षा कर नहीं सकता है, हम लोग जानते हैं इस बात को। और हम लोग का जो ये वैश्विक बहुआयामी सूचकांक है, ये हमारा बताता है कि हाल का लेटेस्ट जो सूचकांक है 2020 का जीएमपीआई, वो बताता है कि भाई 107 देशों में भारत 62वें स्थान पर है, टॉप से नीचे 62वें नंबर पर। कई सारे कंट्री, भूटान वगैरह भारत से अच्छी स्थिति पे है। तो 0.123 रैंक, एक नंबर में 0.123 लाने वाला, तब 62वें स्थान पर है टोटल। तो कितना हमारा स्थिति जो है पॉवर्टी के दृष्टिकोण से भी, जो है गरीबी के दृष्टिकोण से भी जो है सो पीछे है, या हमारे यहाँ गरीबों की संख्या जो है सो काफी ज्यादा है, जो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। 18 तक भारत में जो है 37.7 करोड़ बहुआयामी गरीबी से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या आंकी गई थी। और ऐसा कहा जा रहा है, विशेषज्ञ लोगों ने जो रिपोर्ट निकाला है, कि पिछले 10 वर्षों में जितने परिवार जो है मेहनत करके सरकार के सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेकर के अपने बल पर गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकले थे, वो फिर इस कोविड-19 के चलते उतने परिवार फिर से जो है उस गरीबी के दायरे में आ जाएंगे। यानी कि जनसंख्या में जितने लोगों को हम गरीबी से, बीपीएल से, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने का प्रयास कर रहे थे और ले आए थे, उतने लोग 10 वर्ष में जितने आए थे, लगभग परसेंटेज फिर हो जाएगा पीछे, क्योंकि कोविड-19 के चलते कई लोगों का रोजगार छिन गया, कई सारे रोजगार के अवसर बंद हो गए हैं, और ऐसे में ये जो है सो गरीबी का स्तर जो है सो बढ़ेगा। तो इसलिए सामाजिक सुरक्षा जो है प्रासंगिकता इसकी आज के समय में काफी ज्यादा हो जा रही है। उसके अलावा आपको बेरोजगारी की बात करें तो इसका भी दर है, काफी बढ़ा हुआ है। विभिन्न छोटे-छोटे कारखाना और छोटे उद्योग जो है वो तो लगभग ठप पड़े हैं, जिसके चलते क्या हुआ कि लोगों की आजीविका जो है प्रभावित हो गई, और आजीविका जैसे प्रभावित हुई, बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई। अभी हाल में ही रिपोर्ट आई थी आपको सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की, उसके अनुसार जो है मई 2020 में बेरोजगारी 27.1% तक बढ़ गई थी। उसके अलावा CMIE जून 2020 में रिपोर्ट जारी किया था कि बेरोजगारी की दर जो है 8.5% के पास आई है मई के बाद, लेकिन
लॉकडाउन के बाद जो रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों को जो है सो वेतन भी कम दिया जा रहा है, क्योंकि नियोजक कहता है कि भाई हम अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, हमारा बिजनेस अभी इतना चल नहीं रहा है, तो उनका जो पेइंग कैपेसिटी है, वेज जो है वो घट गया, तो वो भी एक चिंता का विषय है। तो इस तरह का, और बेरोजगारी पे अभी हाल में कुछ और आंकड़े आए थे, उसको आप अपडेट कर लेंगे। तो ये इस तरह से जो है सो बेरोजगारी का भी एक समस्या है। इन सब कारणों से, उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा जो है, जितने भी कार्यक्रम हैं उस पर सरकार बहुत पर्याप्त व्यय नहीं करती है। स्वास्थ्य सेवा को छोड़ करके अन्य कार्यक्रमों पे बहुत ध्यान नहीं रहता है। काफी कम प्रतिशत जो है जीडीपी का व्यय होता है। तो इसीलिए जो है सो सरकार का प्रयास होना चाहिए कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोटेक्ट करें, चूंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं। और जो हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जटिल, उसके चलते भी अब कई तरह के हमारे यहाँ एक शादी का अगर किसी के घर में आयोजन हो, तो अगर वो बीपीएल परिवार का फैमिली है तो और भी वो कर्जे में 2-4 लाख रुपए चला जाता है। तो हमारी जो जटिल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था है वो भी हमको जो है कहीं ना कहीं इन गरीबी की तरफ या सामाजिक सुरक्षा लेने के लिए बाध्य कर देती है। बाढ़ का स्थिति हो जाए या फिर सुखाड़ का स्थिति हो जाए, तो इस तरह की जो मौसमी आपदाएं हैं वो भी अपने स्टेट को, अगर बिहार को कंसिडर करें, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता है। तो ये सब बातें हैं जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाती है। अगर नहीं देंगे तो समस्या क्रिएट होगी और वो वर्कर या वो भी जो भी व्यक्ति है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा इस समाज में। अब इन कामगारों के लिए जो है, प्रवासी कामगारों के लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए एक एक्ट बना था 1979 में। तो ये एक्ट 40 साल पहले करीब जो है ये एक्ट बना था, अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार नियोजन, विनियमन एवं सेवा शर्तें अधिनियम। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, कई तरह के इसमें प्रोविजन दिए गए हैं। अगर इसको समुचित तरीके से अनुपालित किया जाता तो इस कोविड-19 के दौरान जो प्रवासी श्रमिकों को समस्याओं को देखना पड़ रहा है वो नहीं होता। इस अधिनियम के तहत जो भी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान जहां पे माइग्रेंट वर्कर काम करता है, मान लीजिए बिहार से माइग्रेट होकर के वर्कर गया दिल्ली, और दिल्ली में किसी न किसी एस्टेब्लिशमेंट में ही काम करेगा, तो उस एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर्ड होना है। अगर उसके पास 5 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक काम करते हैं तो उसको जो है सो रजिस्टर्ड होना है। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है कि 5 से कम है तो वो कवर्ड नहीं होगा, तो फिर वहां पर उन तरह के वर्कर को लाभ नहीं मिल पाता इस योजना का, ये इसका ड्रॉबैक है। उसके बाद जो है सो उसको निबंधित होना है उस प्रतिष्ठान को, और उसके बाद उस प्रतिष्ठान में जो वर्कर काम करेंगे उनको जो कॉन्ट्रैक्टर लाता है उस कॉन्ट्रैक्टर को भी निबंधन लेना है उस प्रतिष्ठान के ऑथराइजेशन के बाद, और वो दोनों स्टेट में निबंधन लेता है। यानी कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि मिस्टर एक्स का दिल्ली में जो है सो एक बहुत बड़ा दुकान है, ठीक है, या एस्टेब्लिशमेंट है, कोई फैक्ट्री है, कुछ है, जहां वो 20 बिहारी वर्कर को बिहार से ले जाते हैं, बिहार के वर्कर्स को ले जाते हैं और वहां पे वो एम्प्लॉय कराते हैं। तो ले जाने वाला आदमी मिस्टर वाई है, तो उसको जो है सो दिल्ली में भी और बिहार में भी वाई को दोनों जगह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये दोनों जगह अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा और मिस्टर एक्स जो है वो दिल्ली में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ताकि सारा का सारा साइकिल क्लियर रहे कि वर्कर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ताकि उसको जो इस अधिनियम में सुविधाएं दी गई हैं वो आपको अनुपालित हो पाए। उसमें जैसे कि प्रवासी श्रमिक को जो है मजदूरी जो है न्यूनतम मजदूरी से आप कम नहीं दे सकते हैं, छुट्टी देना है, काम कराने का या अन्य सेवा शर्तों को देखना होगा वही, और ये सारी शर्तें जो होगी वो वही होगी जो वहां के मजदूर, अगर मान लीजिए दिल्ली के मजदूर को सपोज कीजिए कि न्यूनतम मजदूरी मिलती है 600 रुपए और बिहार के मजदूर को उसी काम के लिए न्यूनतम मजदूरी मिलती है 300 रुपए, और अगर बिहार का श्रमिक दिल्ली में काम कर रहा है तो उसको फिर 600 रुपया मिलेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारे यहाँ तो 300 मिल रहा है, चलो हम 350 में तुमको दे देते हैं, सेम मिलेगा। प्रवासी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में बताई गई मजदूरी से कम मजदूरी नहीं देंगे। ठेकेदार जो है श्रमिकों के बारे में वो सभी जानकारियां जो निश्चित की गई हो दोनों राज्य सरकारों को, जहां से आया है और जहां ले जा रहे हैं वो देगा, और वो काम पर लगाने के 15 दिन के अंदर उसको देना है, ताकि वर्कर को हम प्रोटेक्ट कर सकें। सोचिए कितना बड़ा ये एक्ट है वर्कर को प्रोटेक्ट करने के दृष्टिकोण से। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर ले जा रहा है उसको बहुत सारा लायबिलिटी दिया गया है कि प्रवासी मजदूर को उसको कई सारी सुविधाएं देनी है, जैसे कि मजदूरी का उसका नियमित भुगतान हो, ये देखना है, पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल रहा है कि नहीं, कार्यस्थल पर अच्छी सुविधाएं हैं कि नहीं, कार्य के दौरान मजदूरों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं, चिकित्सीय सुविधाएं वगैरह जो है उसको फ्री में अवेलेबल कराना है, जो सरकारी सुविधाएं, स्वास्थ्य जो काम में अगर मान लीजिए कोई प्रोटेक्टिव क्लॉथ वगैरह लगना है तो वो वर्कर नहीं खरीदेगा, वो काम है ठेकेदार का कि वो एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करे और इस तरह की सुविधाएं उसको दे। कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके सगे संबंधी को और दोनों राज्य के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सूचना देगा, मान लीजिए एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, कुछ हो जाए या उसका जो है सो दिव्यांगता आ जाए, कुछ आ जाए, तो ये सारी सुविधाएं। अब सोचिए ये सारे अगर नियम सही से अनुपालित होते तो प्रवासी श्रमिकों को
कितनी सुविधा होती दोनों स्टेट्स के दृष्टिकोण से। विस्थापन भत्ता भी देना है, अगर प्रवासी श्रमिक ठेकेदार जो है प्रवासी श्रमिक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, विस्थापित करता है, तो विस्थापन भत्ता देना है जो उसके महीने के वेतन का 50% या 75 रुपया जो भी ज्यादा हो वो होगा। तो जनरली आज के समय में 50% ही होगा, 75 रुपया बहुत पहले का बना हुआ है। तो 50% जो मान लीजिए अगर उसका वेतन 10,000 रुपया तो 5,000 रुपया आपको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देना है, अगर एक जगह से दूसरी जगह फिर वो काम पे लगाने के लिए ले जा रहा है। यात्रा भत्ता देना है, अगर आने जाने में जो खर्च होगा तो उसको मजदूरी के अलावा जो है यात्रा भत्ता देना है, और उस यात्रा के दौरान भी वो मजदूर समझा जाएगा। अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो या कोई भी बात हो तो उसका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लायबल हो जाएगा, क्योंकि वो यात्रा के दौरान उसी कॉन्ट्रैक्टर का वर्कर्स माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 1 वर्ष की जेल या 1,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब यहीं पे आकर के कानून कमजोर हो जाता है। कानून प्रावधान भले कितना भी बना ले, अगर वीक पेनल्टी प्रोविजन हो तो कोई डर नहीं होता है। दोबारा अगर दोषी पाया जाएगा तो उसे 100 रुपए रोज के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा, जितने दिन तक वो उल्लंघन करता है। इसका मतलब आप लोग कई सारे एक्ट में ये प्रोविजन देखते होंगे कि दोबारा दोषी पाया गया तो 100 रुपए रोज के हिसाब से। मतलब कि सपोज कीजिए वो पहला बार पेनल्टी तो 1,000 रुपए का फाइन लग सकता है, या 1 साल का जेल हो सकता है, ठीक है, या फिर दोनों हो सकता है। अब जो है दूसरी बार में 100 रुपया पर डे, अगर मान लीजिए दूसरा बार उल्लंघन किया, सपोज कीजिए 1 जून को, और वो उल्लंघन किया आपको 31 दिसंबर तक, तो 6 महीने में जितने दिन हुए, सपोज कीजिए कि 180 दिन या जो भी हुआ उतने गुने 100 पर डे के हिसाब से 31 को, अगर उसके बाद उसने इम्प्लीमेंटेशन किया सरकार का डायरेक्शन या जो भी, तो उतना रुपया उसको जुर्माना या 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको जुर्माना लगेगा जितने दिनों तक वो उल्लंघन करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत बनाए गए ऐसे नियमों का उल्लंघन करता है जिसमें कोई दंड प्रावधान नहीं है, तो वहां 2 साल का जेल या 2,000 रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। सामान्यतः श्रम अधिनियमों में जो आपको प्रोसिक्यूशन में जो उसका जनरल होता है कि यही होता है कि उसको जुर्माना वगैरह जो है लेके छोड़ दिया जाता है। तो वीक पेनल्टी प्रोविजन जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, अपने यहाँ लेबर लॉ में हम लोग पढ़ते भी हैं। इस अधिनियम के तहत बिहार में लाइसेंस निर्गत करने की शक्ति जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है, और लेबर सुपरिटेंडेंट, इन दोनों को जो है सो लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनाया गया है। और उसके अलावा कई सारे इसमें जो है सो आपको निरीक्षक है, इंस्पेक्टर है, जिसमें आपको लेबर कमिश्नर से लेके लेबर सुपरिटेंडेंट तक, इसके अलावा आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएसपी है, उप विकास आयुक्त मंडल पदाधिकारी है, एसपी है, वो आपको डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी है, बीडीओ है, एलईओ है, ये सब इसमें इंस्पेक्टर है। मतलब ये भी इस प्रावधान का पालन कोई कर रहा है कि नहीं उनके यहाँ ईट भट्टे में या और कहीं भी जहाँ माइग्रेंट वर्कर काम कर रहे हैं या किसी भी स्टैब्लिशमेंट, तो ये चाहे तो वहां जाकर जांच कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन मुझे 100% विश्वास है कि लेबर विभाग को छोड़कर अन्य किसी विभाग के पदाधिकारियों को पता भी नहीं होगा कि ये एक्ट में उनको पावर दिया गया है स्टेट में। खैर चलिए, अब हम लोग बात करते हैं केंद्र सरकार के प्रयास की, कि सरकारें क्या प्रयास कर रही है इन माइग्रेंट वर्कर्स को बेटर फैसिलिटी देने के लिए, और निश्चित रूप से समस्याओं के साथ साथ समाधान भी किया जाता है। अब ये अलग बात है कि समाधान का क्या प्रभाव मिला, कितना प्रतिशत हुआ, लेकिन प्रयासें तो सरकार करती ही है। तो जैसा कि हाल फिलहाल में सबसे जो इंपॉर्टेंट कोविड-19 के बाद आपने इस अभियान का नाम सुना होगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसके द्वारा जो है आपको प्रवासियों को 2 माह तक मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था उस समय की गई थी। पिछले वेव के समय में ये आया था। इस बार भी अनाज मुफ्त देने की व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी एक लाया गया था, आपको पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि कोविड-19 के दौरान जो है सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का जो है एक हिस्सा था, जिसमें कि हम प्रवासियों को या जो भी मजदूर हैं जो दूसरे स्टेट्स में वर्क कर रहे हैं उनको हम जो है सो काम दें। उसके अलावा एक देश एक राशन की व्यवस्था, इस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। मोर देन 25 स्टेट्स इससे जो है सब तक लिंक्ड हो चुके हैं। इसमें राशन कार्ड की इंटरपोर्टेबिलिटी है। मान लीजिए अगर बिहार में किसी का राशन कार्ड बना हुआ है और अगर वो फिर काम करने चला गया गुजरात, तो गुजरात में जो है उस राशन कार्ड के आधार पर उसको अनाज मिलना शुरू हो जाए। वहां नया राशन कार्ड बनाने का झंझट नहीं। और जानते ही आप लोग कि राशन कार्ड बनाना या और इस तरह की स्कीम्स को उससे जोड़ने के लिए जो वर्कर क्लास है उसके लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है। उसके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, जानकारी का भी अभाव है, खुद ही डरा सहमा रहता है। दूसरे स्टेट में तो और उसके लिए समस्या, अपना स्टेट हो तो थोड़ा वो बोल भी ले, ऐसे में उसको किसी न किसी बिचौलिए का हेल्प लेना पड़ता है और पता चलता है कि वो बनाने में इतना खर्च हो गया। अगर वो इंटरपोर्टेबिलिटी वाला जो हमारा है वो एक जगह से दूसरे जगह, अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हेल्प करे तो फिर उसके बाद जो है सो बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये अभी बहुत हद तक ये सफल है। 100 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में ईपीएफ में नियुक्त और कर्मचारी दोनों का वेतन का 12% जो है वो मार्च से अगस्त 20 तक जो है सो सरकार ने पे किया था। और 100 से अधिक वाले में जो है उसने जो है सो सभी प्रतिष्ठानों में नियुक्त और कर्मचारी दोनों के अनिवार्य पीएफ अंशदान को 3 माह के लिए 12% से घटा के 10% कर दिया था। तो ये आपको जो है सो सरकार ने उस समय हेल्थ
पैकेज के रूप में निकाला था बाद में सारी चीजों को। प्रवासी श्रमिकों और गरीबों के लिए किफायती किराया आवास परिसर की योजना जो है सो स्टार्ट की गई है। और रेहड़ी पटरी पर जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए भी हेल्प करने के लिए जो है सो 5,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया था, जहां उनको 10,000 रुपए तक का जो है सो लोन विदाउट एनी कोलेटरल्स जो है सो दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। तो ये कुछ प्रयास थे। उसके अलावा सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया था। आप लोगों को याद होगा ये अभियान का शुरुआत अपने ही स्टेट में हुआ था, बिहार में हुआ था। 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हुई थी। 125 दिनों का ये अभियान उस समय स्टार्ट किया गया था मिशन मोड में, और इसमें जो है सो 6 राज्य को शामिल किया गया था, बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, ओडिशा, जो ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर या वर्कर्स जहां वापस आए थे कोविड-19 के इम्पैक्ट से। इस अभियान में 12 विभिन्न मंत्रालयों को जो है सो जोड़ करके उनसे जो रिलेटेड वर्क है, जैसे ग्रामीण विकास विभाग है, पंचायती राज है, सड़क परिवहन, राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सीमा सड़कें, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय, इन सब से जो भी रिलेटेड वर्क है उनको इंटीग्रेट करके और उनको वर्क प्रोवाइड कराने का जो है सो मैपिंग करके प्रयास किया गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो है सो असीम पोर्टल करके एक पोर्टल बनाया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के थ्रू, जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने उसने कुशल लोगों को अस्थायी आजीविका के अवसर खोलने के लिए आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बेस्ड असेसमेंट पोर्टल है। यहाँ पर एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, एम्प्लॉय को क्या चाहिए, इसके हिसाब से वो इसके हमारे पास क्या स्किल है और सामने वाले को क्या चाहिए उसको वो मैप कराने का कोशिश करता है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया है। उसी में वंदे भारत मिशन था। वंदे भारत मिशन याद होगा आप लोगों को, जो माइग्रेंट वर्कर कहाँ से लाए गए थे इसमें। वंदे भारत मिशन क्या था, विदेशों से लाया, हाँ विदेशों से लाया गया था एयर रूट से। तो वो वंदे भारत मिशन वगैरह से जो लौटे हुए प्रवासी थे उनको जो है स्वदेश में स्किल कार्ड उनका जो स्किल क्या है नहीं है उसके हिसाब से इस पोर्टल के थ्रू उसके मैपिंग किया गया और प्रयास किया गया कि हम न्यूज को से उसको जोड़े ताकि वहां पर उनको रोजगार प्राप्त हो सके। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली है, जिसमें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है एक ऑनलाइन डैशबोर्ड इसका चलाता है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली, नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम का। और इससे पता चलता है कि कितने माइग्रेशन है, कौन कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, जो इस पे रजिस्टर्ड है। अभी बहुत व्यापक स्तर पर नहीं है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है माइग्रेंट्स को ट्रेस करने का। हाल ही में आपको मैंने बताया भी था कुछ दिनों पहले कि सामाजिक सुरक्षा संहिता जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आई है, जो उसकी एक धारा है, नहीं ये धारा वाली बात आगे बता देंगे। अभी एक सामाजिक सुरक्षा कोड में जो है वो धारा 142 का बात है, जहां आधार को उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कंस्ट्रक्शन वर्क माइग्रेंट वर्कर्स या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आगे मैं बताता हूँ। फिर ये धारा 112 में जो है असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। और इसी धारा के आलोक में जो है धारा 142 है, जहां पे आधार लेने करके उनको बेनिफिट्स जोड़ने की बात की गई है। तो इसी धारा को अभी अधिसूचित किया गया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। इसी की धारा 21 जो है सोशल सिक्योरिटी कोड की, वो व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा और काम करने की स्थिति पर प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस बनाए रखने, कौशल मानचित्रण मतलब स्किल मैपिंग और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करने के प्रावधान को बनाया गया है। यानी कि ये सोशल सिक्योरिटी कोड जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन पर फोकस करता है। स्पेशल सेक्शन है उसके लिए, सेक्शन 21। और उसके बाद अलावे माइग्रेंट वर्कर या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को सेक्शन 112 में कहता है कि भाई आप उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए। यानी केंद्र सरकार प्रयास कर रही है उसको मैप करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। उसी के बाद मैंने आपको बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 को यही 5 मई को जो है, इसी महीने के 5 मई को अधिसूचित किया गया है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। और अब इस अधिसूचना के जारी होने के बाद लेबर मिनिस्ट्री जो है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, वो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत डाटाबेस बनाने के लिए लाभार्थियों का जो है, जो भी वर्कर हैं उनका आधार ले सकती है। क्योंकि आधार को एक प्राइवेसी कंसर्न से जोड़ दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो फिर उसमें एक्ट में बनाया गया कि आप स्कीम देने के लिए लाभ ले सकते हैं। उसमें लाभुक से पहले से जो है सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अनुमति लेनी पड़ेगी और साथ में आपको उस स्कीम को नोटिफाई करना पड़ेगा और उसकी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी यूआईडीएआई। तो ये एक प्रोसेस होता है कि आधार कैसे यूज किया जा सकता है किसी लाभुक का। तो उसके तहत जो है सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया। अब वो सरकार, और मैंने बताया आपको कि जो है नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बन रहा है। तो ये जो नेशनल डाटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का बन रहा है, ये आपको जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट डाटाबेस बनाया जा रहा है और इसका कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। स्टेट्स को से भी इसमें सुझाव मांगे गए थे, हम लोगों के स्टेट से भी इसको सुझाव दिया गया है क्या क्या करना है। अभी ये एडवांस स्टेज में है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों से जितने भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, चाहे वो विद इन स्टेट काम कर रहे हैं, आउटसाइड स्टेट काम कर रहा हो, अपने ही घर पे काम कर रहे हो, स्वरोजगारी हो, कोई भी हो, जो इस वर्कर की कैटेगरी में आएंगे, उन सबको जो है सो इसमें मैप करना है ताकि उनको जो जो डिफरेंट स्कीम्स का लाभ है वो दिया जा सके।
अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर केवल आधार कार्ड के विवरण के माध्यम से इस पोर्टल से पंजीकृत हो सकते हैं। तो फायदा उनको क्या होगा कि अगर एक जगह पंजीकृत बिहार में पंजीकृत हो गया, अब उसका डाटाबेस मेंटेन है, अब वही पोर्टल जो है यूपी में भी खुलेगा, वही पोर्टल एमपी में खुलेगा, वही पोर्टल दिल्ली में खुलेगा, वही पोर्टल महाराष्ट्र में खुलेगा। महाराष्ट्र में जैसे ही वर्कर गया, वो बताया भाई हमारा ये आधार नंबर है, पोर्टल पे डाला, डिटेल दिख गया, हाँ ये बिहार का, ये फलाना व्यक्ति है, फलाना, एक तो उसकी पहचान सही हो गई, दूसरा ये स्कीम से वहां जुड़ा हुआ था। वही स्कीम अगर सरकार वहां भी उस तरह से इंटीग्रेट करे और उसका फंडिंग सेंटर बेस्ड हो या कुछ हो, तो फिर वो जो है सो वहां पे भी उसको उस स्कीम का लाभ दिया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें जो है सरकार इससे रिलेटेड स्कीम्स जब बनाएगी तो और भी क्लियर होगा कि क्या क्या जो है सो इसमें और उनको फायदा मिलेगा। और इसके अलावा इसमें दिया गया है कि अगर कोई आदमी के पास लाभ लेना और आधार वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, यदि आधार नहीं बना है तो उसको लाभ लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आज के डेट में आधार लगभग पॉपुलेशन का बन चुका है, इसलिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। केंद्र सरकार और भी कई सारे प्रयास कर रही है। हमने कई सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपको बता दिए हैं पिछले वीडियोस में। वो सारे स्कीम उनके लिए भी लागू होते हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी लागू होते हैं। और भी कई तरह की योजनाएं हैं जो रोजगार से जुड़ी हुई है, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मनरेगा है, हथकरघा बुनकर योजना, हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना है, मछुआरों के लिए कल्याण योजना वगैरह सब है। कुछ योजनाओं के बारे में हम लोग फिर गरीबी या बेरोजगारी वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर डिटेल भी करेंगे। आपको यहाँ डिटेल करेंगे तो फिर ये चैप्टर का स्कोप खत्म होगा, तो इसीलिए हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। बिहार की अगर बात करें तो बिहार ने भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं। कोविड-19 का पोर्टल उन्होंने विकसित किया था, सारे माइग्रेंट वर्कर का डाटाबेस कलेक्ट किया गया। उसके बाद उस डाटाबेस के आधार पर जो है उद्योग विभाग में एक पोर्टल बना, श्रम साधन पोर्टल, और उस पोर्टल और इस पोर्टल को लिंक करके कोशिश किया गया कि वर्कर और एम्प्लॉयर को हम मैप करें, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो ये इससे जो है सो उनको आजीविका मिले। जल जीवन हरियाली मिशन, घर घर नल का जल, मनरेगा, इन सब में अतिरिक्त कार्य दिवस का सृजन कर दिया गया ताकि भाई हम ज्यादा से ज्यादा वर्कर को काम दे सकें, जो खास करके माइग्रेशन के रिवर्स माइग्रेशन के चलते वापस आए हैं, उन वर्कर्स पे फोकस किया गया। श्रम विभाग ने भी जो है निर्माण श्रमिकों को कोविड-19 विशेष अनुदान योजना के तहत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जो उनके यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, निबंधित होते हैं, उन कंस्ट्रक्शन वर्कर को 2000 रुपए का प्रति कंस्ट्रक्शन वर्कर आर्थिक सहायता दिया। सब आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भी बिहार प्रवासी सहायता योजना के तहत 1000 रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान जो है सारे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ओपन किया गया था। ऐप के माध्यम से उनको रजिस्टर्ड होना था आधार कार्ड के थ्रू। लॉकडाउन की अवधि में पीडीएस के माध्यम से मुफ्त राशन वगैरह का भी वितरण किया गया। प्रखंड स्तर पर मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि प्रवासी श्रमिकों के डाटा का संधारण किया जा रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद। उसके अलावा बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है जो सभी के लिए है और फोकस किया जा रहा है अभी प्रवासी श्रमिकों के लिए, खास करके वैसे प्रवासी श्रमिक जो कुछ स्किल के साथ वापस लौट गए हैं, उनके पास योग्यता है, क्षमता है, लेकिन पैसा नहीं है। तो उसमें यदि वो सर्टेन कैटेगरी में ईबीसी, एससी, एसटी में आते हैं तो उनको 10 लाख रुपए तक का जो है कम ऋण दिया जाता है। 5 लाख रुपए तक वो फ्री होता है, 5 लाख तक का इंटरेस्ट काफी कम है, 1% के आसपास है। तो इससे जो है सो उनको कहीं ना कहीं पैसा मिलेगा तो वो खुद का स्वरोजगार जो है डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत जो है सामान्य सुविधा केंद्र का विकास किया जा रहा है। तो ये जो है सो इसका उद्देश्य ये है कि हम ऐसा फैसिलिटी सेंटर बनाए जहां पे 5 लोग 10 लोग मिल करके एक कुटीर उद्योग शुरू करें। इसमें सरकार अपना अनुदान देगी 90% तक, बाकी कुछ उनको लगाना होगा और उस तरह से वो कुटीर उद्योग जो है सो चलेगा। तो फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट में होते हैं आपको उद्योग महाप्रबंधक, तो उनका काम होता है इसको मेंटेन करना और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मॉनिटरिंग में ये सारा चीज चलता है ताकि हम लोकल लेवल पर यह स्वरोजगार और कुटीर उद्योग इसको बढ़ावा दें, लघु उद्योग को बढ़ावा दें। तो हमको जो है सो हमारा वर्कर को फिर दूसरे स्टेट काम के लिए खोजने के लिए जाना ना पड़े। तो सरकारें भी कई स्तर पर प्रयास कर रही हैं ताकि जो है सो हम इसमें बेहतर कर सके। क्लियर है सभी को? यस सर।